उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट रखा। इस बार बजट का कुल आकार है 9,12,696 करोड़ रुपए, यानी पिछले साल के मुकाबले करीब 12.9% ज्यादा। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आए इस बजट को सरकार का विजन बजट भी माना जा रहा है। कुल बजट 9,12,696 करोड़ रुपए। सरकार ने कहा है कि विकास और कल्याण दोनों पर संतुलन रहेगा। शिक्षा के लिए कुल बजट का 12.4%, कृषि के लिए 9%, स्वास्थ्य के लिए 6% और पूंजीगत खर्च यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 19.5%। प्रदेश की जीएसडीपी अब आंकी की गई है और 30,25,000 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति आय पहुंच गई है। 1,09,844 रुपए। सरकार का अनुमान है कि अगले साल ये बढ़कर करीब 1,20,000 रुपए का पहुंच सकती है। बेरोजगारी दर घटकर रह गई है 2.24% और एसडीजी रैंकिंग में यूपी 29वें स्थान से 18वें स्थान पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी के आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा और इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। आदेश में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन साथ में गाए या बजाया जाए तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। नए नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत के सभी 6 आंतरे गाए जाएंगे। संसद के बजट सत्र का आज 11वां दिन है। संसद में बजट पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर अपनी बात रखी। राहुल ने मार्शल आर्ट में ग्रिप के महत्व की चर्चा से अपना भाषण शुरू किया। उन ग्रिप और चौक से अपनी बात रखते हुए राहुल ने कहा, राजनीति में भी ग्रिप होती है लेकिन दिखती नहीं है। राहुल गांधी के भाषण के दौरान एप्स्टीन शब्द बोलने के बाद लोकसभा में शोर शराबा देखने को मिला। भारत यूएस डील में किसानों के हितों को कुचल दिया गया। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर सवाल खड़े करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये बराबरी की शर्तें पर नहीं किया गया है और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत अमेरिका समझौते में देश के किसानों के हितों को कुचल दिया गया है, जैसे आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया और आगे भी कोई नहीं करेगा। पप्पू यादव को मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट से 31 साल पुराने मामले में जमानत मिल गई है। हालांकि ये फिलहाल जेल में ही रहेंगे। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना और बुद्ध कॉलोनी थाना से जुड़े मामले में पप्पू यादव को अभी जमानत नहीं मिली है। इन मामलों में बुधवार को सुनवाई होगी। अब तक पप्पू यादव पटना के बेउर जेल में ही रहेंगे। सुनवाई के दौरान पप्पू यादव ने जज के सामने पटना पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। अपनी बात रखते समय वे भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। पप्पू यादव ने दावा किया है कि बेउर जेल के अंदर उन्हें किसी तरह का इंजेक्शन देकर जान से मारने की साजिश रची जा रही है। सांसद ने जज से गुहार लगाते हुए कहा है कि उन्हें पटना पुलिस पर भरोसा नहीं है। जमानत पर सुनवाई के लिए पप्पू यादव करीब 12:30 पर बेउर जेल से कोर्ट पहुंचे थे और दोपहर 2 बजे जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान वो कोर्ट में व्हील चेयर पर बैठे नजर आए और 3 बजे वे वापस जेल चले गए। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में ही हुई ट्रेड डील भारत के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने अपनी फैक्ट शीट में जिस तरह रातों रात बदलाव किए उसने दुनिया भर के जानकारों को हैरान कर दिया है। सबसे बड़ी राहत पल्सेस को लेकर मिली है क्योंकि अब भारत पर अमेरिका दालों से टैरिफ हटाने का दबाव नहीं है। साथ ही $500 अरब की खरीद को गारंटी के बजाय सिर्फ एक इरादा बताया गया है। ये छोटे छोटे बदलाव असल में भारत की बड़ी कूटनीति सफलता है जो दिखाते हैं कि भारत ने अपने किसानों और अर्थव्यवस्था के हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका के साथ हाथ मिलाया है। शुरुआत में व्हाइट हाउस ने कहा था कि भारत अमेरिकी दालों पर टैक्स कम करेगा जिससे हमारे स्थानीय किसानों के लिए खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन नई फैक्ट शीट में दालों का नाम ही हटा दिया गया है। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अपनी खेती किसानी की कीमत पर विदेशी व्यापार को बढ़ावा नहीं देगी। अब अमेरिका बादाम और सेब तो सस्ते हो सकते हैं लेकिन दालों पर कंट्रोल भारत के हाथ में ही रहेगा। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक और असाधारण माने जा रहे हैं। ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब देश की पारंपरिक राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। 2 दशकों तक सत्ता में रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब देश से बाहर है और उनकी पार्टी अवामी लीग का पंजीकरण तक निलंबित है। वहीं बांग्लादेश की दूसरी प्रमुख नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का हाल ही में निधन हो चुका है। ऐसे में इस बार का चुनाव पुराने दिग्गज चेहरे के बिना नए नेतृत्व और नई राजनीतिक परिस्थितियों में हो रहा है।
एक दिन की गिरावट के बाद सोने चांदी में एक बार फिर तूफानी तेजी आई है। एमसीएक्स पर अप्रैल डिलीवरी वाले गोल्ड में 1.03% यानी 1600 रुपए से ज्यादा का उछाल आया है और कीमत 1,58,421 रुपए हो गई। जून 2026 डिलीवरी वाला गोल्ड 0.86% यानी 1,377 रुपए की तेजी के साथ 1,61,450 रुपए पर कारोबार करता दिखा। वही अगस्त 2026 डिलीवरी वाला सोना 1,64,750 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। इसके अलावा चांदी में 3.70% यानी करीब 9,400 रुपए का जोरदार उछाल आया और ये 2,61,558 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करने लगी। इसके अलावा मई 2026 डिलीवरी वाली गोल्ड में 8,000 और जून 2026 डिलीवरी वाली चांदी में 3,752 रुपए से ज्यादा का उछाल देखा गया। देश के कई हिस्सों में अब ठंड का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। सुबह के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर में तापमान बढ़ने से ठंड कम हो जाती है। आईएमडी ने बताया है कि आने वाले दिनों में यानी वैलेंटाइन वीक में उत्तर भारत के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 13 और 16-17 फरवरी को 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होंगे। इनके कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित कुछ पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलते, आंधी आने और बिजली गिरने की भी आशंका है। 16 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मौसम बदल सकता है। यहाँ कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.